मैं डॉक्टर अरविंद प्रताप सिंह, सहायक प्राध्यापक कालीचरण पीजी कॉलेज और इंटरव्यू का एकेडमिक काउंसलर भी हूँ। ये विद्यार्थियों जैसा कि विदित है, BH-DLA 135 के अंतर्गत अब तक 2 व्याख्यान हो चुके हैं। उसी श्रृंखला में आज का ये तीसरा व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हिंदी भाषा विविध प्रयोग, जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे, आज उसी पर आगे का अध्यापन के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। हिंदी भाषा विविध प्रयोग, जैसा कि हमने देखा कि हिंदी भाषा का विविध क्षेत्रों में किस प्रकार से प्रयोग चलन में, किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है, जिस पर हमने देखा कि प्रयोजनमूलक हिंदी किस प्रकार से विविध क्षेत्रों में उसकी महत्ता है, उसका उपयोग हो रहा है और वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता और बढ़ रही है। इन सब वीडियो पर हमने विविध उदाहरण के माध्यम से अध्यापन करके बताने का प्रयास किया था। आज उसी कड़ी में इसका जो दूसरा खंड है उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसा कि ज्ञात है, BH-DLA 135 में कुल 2 खंड है। प्रथम खंड में कुल 7 इकाइयाँ थी, जिन पर हमने 2 व्याख्यानों के अंतर्गत प्रकाश डाला था। आज उसी कड़ी में दूसरे खंड के अंतर्गत 6 इकाइयाँ हैं, जिस पर हम लोग बात करेंगे वाचन और विविध विषय पर। हिंदी भाषा विविध प्रयोग के अंतर्गत वाचन और विविध विषय किस प्रकार से भाषा का, हिंदी भाषा का विविध क्षेत्रों में विविध विषयों के साथ उसका प्रयोग होता है, हो रहा है, और कैसे उसके प्रयोग को और अधिक सार्थक और अर्थवान बनाएं, इस पर विचार करेंगे। ये विद्यार्थी वाचन और विविध विषय में कुल 7 इकाइयाँ हैं और कुल 6 इकाइयाँ हैं, जिसमें 8वीं इकाई के अंतर्गत सामाजिक विज्ञानों की भाषा और वर्तन के कुछ नियम पर हम चर्चा करेंगे कि सामाजिक विज्ञानों की जो भाषा है, विशेष रूप से इतिहास के संदर्भ में, वो किस प्रकार से उपयोग में रही है, कैसे उसका उपयोग होता है और उसमें जो वर्तन के नियम बनाए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं, वो क्या है और किस रूप में वो कार्य करते हैं, इस पर प्रकाश डालेंगे। इसी प्रकार इकाई 9 के अंतर्गत सामाजिक विज्ञानों की भाषा, विशेष रूप से राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में शब्द रचना इत्यादि पर विचार करेंगे। और इकाई 10 के अंतर्गत मानविकी की जो भाषा है उस पर प्रकाश डालेंगे तथा उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। विशेष संदर्भ में ललित कला कि ललित कलाओं के संदर्भ में किस प्रकार से मानविकी जो भाषा है उसका प्रयोग होता है और उस प्रयोग की महत्ता क्या है, साथ ही साथ जो उसकी निर्धारित शब्दावली है वो कौन कौन सी है, किस रूप में है, उस पर विचार करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा और उसकी पारिभाषिक शब्दावली पर भी हम चिंतन करेंगे। उस पर अध्यापन करके आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस प्रकार से हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है और किस प्रकार उसका प्रयोग और अधिक सार्थक और अर्थवान बनाया जा सकता है, इस पर विचार करेंगे। इसी तरह इकाई 12 के अंतर्गत और 11 के साथ ही साथ 12 में विविध विधि एवं प्रशासन की जो भाषा है उस पर विचार करेंगे। साथ ही पारिभाषिक शब्दावली और उसके जो विविध अर्थ हैं उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से इकाई 13 जो खंड 2 की अंतिम इकाई है, उसके अंतर्गत वाणिज्य की भाषा और वाणिज्य की जो पारिभाषिक शब्दावली है हम उस पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि एक खंड 2 में कुल 6 इकाइयाँ हैं, जो इकाई 8 से लेकर के और 13 इकाइयों के रूप में व्यवस्थित किया गया है इस पूरे पाठ्यक्रम को। तो सर्वप्रथम हम लोग आज बात करेंगे इकाई 8 के अंतर्गत जो इसके विविध प्रयोग है, किस प्रकार से वो प्रयोग चलन में है और उस ओर आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। हिंदी भाषा के माध्यम से किस प्रकार विविध विषयों को पढ़कर हम समझ सकते हैं, स्वयं को अभिव्यक्त कर सकते हैं, इस पर विचार करेंगे। विभिन्न इकाइयों में जैसा कि
हमने बताया कि मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और वाणिज्य से संबंधित विषयों पर विचार किया गया है। और ज्ञान विज्ञान के विषयों को पढ़ने के लिए इन विषयों की विशिष्ट जो पारिभाषिक शब्दावली है उसका ज्ञान कैसे आवश्यक है, इस ओर आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। पारिभाषिक शब्द बोलचाल की भाषा से बहुत भिन्न होते हैं और एक निश्चित या आप कहिए एक निर्धारित अर्थ के रूप में ही इनका प्रयोग होता है। ज्ञान विज्ञान के विषयों का वाचन करने की प्रक्रिया में बहुत से पारिभाषिक शब्द उन विषयों के संदर्भ में हमारे सामने आते हैं, उनके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। और सामाजिक विज्ञान के इतिहास, राजनीति विज्ञान और विविध प्रशासन के क्षेत्र में जो संबंध है इन विषयों का, उन पर विचार करने का प्रयास करेंगे। इन इकाइयों में पारिभाषिक शब्दों की रचना अर्थात प्रत्यय आदि की सहायता से निर्मित शब्दों की विशेषताओं पर भी चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही विधि और प्रशासन के क्षेत्र में उदाहरण देते हुए विभिन्न जो पारिभाषिक शब्द है उसके अर्थ की व्याख्या करेंगे। और साथ ही साथ मानविकी के जो ललित कला क्षेत्र से संबंधित विषय है उसको भी विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। विविध विषयों की भाषा न केवल पारिभाषिक शब्दों के कारण विशिष्ट होती है, बल्कि वाक्यों के प्रयोग, पदबंध की रचना आदि की दृष्टि से भी प्रत्येक विषय की भाषा एक निश्चित रूप, स्वरूप, शैली बन जाती है, जो इस अध्ययन के बाद आपको पता चलेगा। अतः भाषा की इस विशेषता को भली बात समझने के लिए इकाइयों में इन सारे पाठ्यक्रमों को व्यवस्थित किया गया है। भाषा की विशिष्ट शैली पर भी विस्तार से चर्चा करूँगा और इसी तरह से विभिन्न विषयों का वाचन किस प्रकार कर सकते हैं, वाचन से के माध्यम से या अभ्यास के माध्यम से किस प्रकार हम दक्षता प्राप्त कर सकते हैं, इस पर विचार करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इकाई 8 के अंतर्गत जैसे कि मैंने बताया आपको कि सामाजिक विज्ञानों की भाषा तथा वर्तनी के कुछ नियम संबंधी विषय पर आज चर्चा करेंगे। और यह चर्चा भी मुख्य रूप से इतिहास के विशेष संदर्भ पर केंद्रित होगी और इसी आधार पर हम इसे विस्तार देने का प्रयास करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर इस इकाई के अंतर्गत प्रकाश डाला गया है और हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रत्ययों द्वारा शब्द रचना, विशेषकर पारिभाषिक शब्दों की रचना को पहचान कर उनका सही प्रयोग किया जाता है। वर्तनी के दो रूपों से परिचित होंगे और वर्तनी का सही प्रयोग हम किस प्रकार करें इसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। पारिभाषिक शब्दों का अर्थ जान सकेंगे और सामाजिक विज्ञान में इतिहास के किसी प्रकरण को पढ़कर उसका स्तर समझ सकते हैं कि वह किस स्तर पर अपने विषय को प्रस्तुत कर रहा है और किस प्रकार से वह पाठक और श्रोता तक अपने अर्थ को ग्रहण कराने में सार्थक हुआ है। जैसा कि विदित है कि CBCS हिंदी भाषा में प्रयोग पाठ्यक्रम की 8वीं इकाई है और इसके पहले खंड में जैसा कि हमने बताया कि विभिन्न विषयों से प्रयुक्त होने वाली हिंदी भाषा के विभिन्न स्वरूप की जानकारी हमने प्रदान की थी। और इस इकाई में विशेष रूप से इतिहास की घटनाओं का वर्णन करते समय भाषा का किस रूप में प्रयोग किया जाता है इसे जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ वर्तनी के प्रयोग पर विचार करते हुए कि किस प्रकार से ई या दीर्घ, ये या इक इत्यादि प्रत्ययों का विवेचन करेंगे, कैसे उनका प्रयोग होता है और उन शब्दों से परिचित कराएंगे। और वाचन ही दिए गए जो पाठ हैं पारिभाषिक शब्दों का उनमें प्रयोग हुआ है उन पर विचार करेंगे। पारिभाषिक शब्दों को समझने और उनके उचित प्रयोग को जानने के लिए उपयुक्त प्रत्ययों की जानकारी हमारे लिए निश्चित रूप से लाभदायक होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वर्तनी संबंधी सबसे पहले कुछ नियमों पर चर्चा कर लेते हैं कि इतिहास विषय से संबंधित जिस पाठ का हम अध्ययन करेंगे वह विशेष रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। इतिहास संबंधी कुछ शब्द प्रयोग हुए हैं, जैसे आंदोलन हुआ, अधिवेशन, स्थापना, राष्ट्रीय, संगठित इत्यादि शब्द
स्वतंत्रता संग्राम के मध्य में काफी चर्चित रहे, इनका अत्यधिक प्रयोग हुआ है। किसी विषय विशेष से संबंधित शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहते हैं, या हमें जान लेना होगा कि किसी विषय विशेष से जो शब्द संबंधित होते हैं उसका एक निश्चित और निर्धारित अर्थ होता है, वह पारिभाषिक शब्द कहे जा सकते हैं। पारिभाषिक शब्द और की चर्चा हम लगातार इस इकाई के अंतर्गत करेंगे। शब्दों के सही प्रयोग का एक प्रमुख पहलू शब्दों की वर्तनी है, और इस इकाई में प्रमुख रूप से शब्दों की वर्तनी की चर्चा करेंगे। सही वर्तनी क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रिया में प्रत्ययों के प्रयोग से बने शब्दों का भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। कुछ प्रत्ययों की जानकारी हम पहले खंड में भी दे चुके हैं, और इस खंड में भी प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों की विस्तार से उनका उल्लेख करेंगे। प्रत्ययों से शब्द रचना किस प्रकार से होती है, इसका चिंतन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा के बहुत सारे शब्द दूसरे शब्द के वेद से बनते हैं, जैसे दया शब्द उदाहरण के तौर पर देखें तो दया से निर्दय, दयावान, दयनीय, दयालु आदि शब्द बनते हैं। इसे प्रत्यय प्रयोग कहते हैं। अगर प्रत्यय का सही ज्ञान हो तो प्रत्यय बनने वाले प्रत्येक प्रत्यय से बनने वाले शब्दों में वर्तनी दोष कतई नहीं। दूसरे शब्दों में उस प्रत्यय से बनने वाले सभी शब्द और उनकी जो वर्तनी है वो सदैव शुद्ध होगी यदि हम प्रत्यय का ज्ञान रखते हैं। इसी प्रकार भिन्न इससे भिन्न कुछ शब्दों के उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं। जैसे प्रत्यय ई प्रत्यय है, इस प्रत्यय से बनने वाले शब्दों में दीर्घ ई को आप पहचान लेते हैं। जैसे स्थानीय, इसमें ई प्रत्यय दीर्घ ई है। केंद्रीय है, भारतीय है, दयनीय है, राष्ट्रीय है, पूजनीय है इत्यादि शब्दों में हम देखते हैं कि दीर्घ ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों में दया से दयनीय बनता है, पूजा से पूजनीय बनता है, बाकी स्थान, भारत आदि शब्द से बनी हुई प्रत्यय इस प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे आर्थिक, तार्किक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सांसारिक और न्यायिक शब्द है या व्यापारिक शब्द है, इसमें हम एक प्रत्यय का प्रयोग देखेंगे। अन्य शब्द की रचना पर हम बात करें तो ध्यान देने की बात से मन से मानसिक बनता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि प्रत्यय के प्रयोग से हम किस प्रकार से एक ही शब्द को विविध रूपों में प्रयोग कर लेते हैं। अतः प्रत्यय का ज्ञान बहुत आवश्यक है, न केवल वर्तनी की शुद्ध वर्तनी के लिए अपितु शब्द के अर्थ ग्रहण के लिए, शब्द का मूल भाव समझने के लिए भी हमेशा प्रत्यय की आवश्यकता है, और प्रत्यय को जानना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। प्रत्यय इत प्रत्यय से इस प्रत्यय में विभिन्न शब्दों से जुड़कर बनता है। मूल शब्द का रूप और प्रत्यय रूप दोनों को देखकर रचना को हम पहचानते हैं। जैसे विकास है, विकास से विकसित, स्थापना से स्थापित, घोषणा से घोषित और व्यवस्था से व्यवस्थित हुआ, या शोषित का पराजित, उपयोधित, अपेक्षित, प्रदर्शित, अवस्थित, संशोधित इत्यादि शब्दों का इत प्रत्यय के रूप में प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार दी संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाने के लिए इस प्रत्यय का उपयोग होता है व्याकरण में। जैसे विजयी, पूर्वी, स्वार्थी, विरोधी आदि शब्द हैं। इन शब्दों में ई संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाने का प्रयोग किया गया है। जैसे जिन शब्दों के अंत में आ दीर्घ आ आता है, उसमें रचना के उदाहरण किस प्रकार से होते हैं वो हम देख सकते हैं। जैसे भाषा से भाषाई, एशिया से एशियाई, स्थायी शब्द को स्थायी, दीर्घ से स्थायी नहीं लिखना चाहिए, स्थायी का या बड़ी मात्रा के रूप में लिखा जाता है। ये इसकी शुद्ध वर्तनी का प्रयोग जो आगरा यूनिवर्सिटी संस्थान के द्वारा निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार से प्रत्येक ई छोटी का प्रयोग हम देखते हैं कि ई प्रत्यय से संस्कृत शब्दों में आता है।
जब हम अंग्रेजी या उर्दू शब्दों की हिंदी में लिखते हैं तो शब्द के अंत में कभी ह्रस्व ई का प्रयोग नहीं होता है। कुछ उदाहरण के रूप में इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अंग्रेजी शब्द कमेटी, यूनिवर्सिटी, अंग्रेजी जनवरी, नर्सरी, सीनरी, यूनिवर्सिटी इत्यादि शब्दों में हम देखते हैं कि ई का प्रयोग नहीं होता है, सदैव जैसे देख के ई के रूप में ही प्रयोग होता है। उसी प्रकार उर्दू शब्द के वर्तनी के रूप में देखें, उसके प्रत्यय के रूप में, तो बर्बादी, परेशानी, बीमारी, देहाती, काफी, जरूरी, आखिरी इत्यादि शब्द निर्मित हुए हैं। इसी प्रकार यदि हम संस्कृत भाषा में इस ई प्रत्यय की बात करें तो संस्कृत में शांत है उससे शांति, प्राप्त है प्राप्ति, छुट्टी, उन्नति उन्नत है उन्नति, जागृत है जागृत है जागृति। ये प्रत्यय वाले कुछ और शब्द हम देख सकते हैं जिनके उदाहरण के रूप में जैसे पुष्टि है, प्रगति है, समष्टि है, शक्ति, भक्ति, क्रांति इत्यादि शब्दों में प्रकृति, गति में भी ई प्रत्यय का प्रयोग बड़ी सुंदरता के साथ हुआ। तो हम देखते हैं कि प्रत्यय का कितनी महत्वपूर्ण स्थिति होती है भाषा की शुद्धता के लिए। और विशेष रूप से अगर इतिहास के संदर्भ में पारिभाषिक शब्दावली को समझने का प्रयास करें, उसके मूल अर्थ और भाव को समझने का प्रयास करें तो हमें प्रत्यय का ज्ञान होना आवश्यक है। प्रत्यय का ज्ञान होने की स्थिति में ही हम वर्तनी को शुद्ध लिख सकते हैं, भाषा के उस अर्थ को सही तरीके से ग्रहण कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसकी अनुभूति को अपने भीतर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रत्ययों के प्रयोग से शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया है और उनसे संबंधित नियमों के अध्ययन के उपरांत जब हम इतिहास विषय से संबंधित पाठ का अध्ययन करते हैं तो उसका एक विभिन्न प्रकार का अर्थ हमें प्राप्त होता है। शब्दों के स्वरूप को समझने के लिए हमें इनका ज्ञान आवश्यक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विषय पाठ का वाचन करके हम उसकी जो पारिभाषिक शब्दावली है उसे समझ सकते हैं। और उसमें इसमें भी सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय जागरण संबंधी यदि बात करें तो अंग्रेजों द्वारा आरंभ की गई जो शिक्षा नीति थी उसका उद्देश्य था, उसका परिणाम कुछ और ही निकला। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीयों ने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। पश्चिम में जो वैज्ञानिक उन्नति हुई थी उसके कारण यूरोप के जनजीवन में जो परिवर्तन हो रहे थे उससे कुछ भारतीय प्रभावित हुए थे। इस प्रकार अपने देश एवं समाज की दयनीय अवस्था पर भारतीयों को सोचने पर मजबूर होना पड़ा था। कुछ प्रबुद्ध शिक्षित भारतीयों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति को पहचाना। भारतीय संस्कृति और सभ्यता कितनी उच्चकोट की थी, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारतवासियों ने कितनी प्रगति की थी, इन सब बातों का विश्लेषण करने के उपरांत हमने पाया कि भारत की जो वर्तमान दुर्दशा थी उसके लिए जिम्मेदार विदेशी शासन था। इस दशा में सुधार के लिए प्रशासन ने उनकी भागीदारी आवश्यक थी। इन्हीं कारणों से भारतीयों ने राष्ट्रीयता की भावना उनके भीतर पनपने लगी थी और परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि भारतीय जनता के हितों का ब्रिटिश हितों से संघर्ष शुरू हो गया। तो इसी प्रकार से कांग्रेस की स्थापना संबंधी पाठ को पढ़ करके हम उसके विभिन्न अर्थों से संबंधित अर्थ को समझ सकते हैं कि किस प्रकार उसमें भारत सरकार भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना से चिंतित थी। कांग्रेस के द्वारा जनता में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो रहा था, जनता संगठित हो रही थी। अंकुश लगाने के लिए अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया। देश को खंडित करने की इस साजिश से सारा देश आंदोलित हो उठा और विभाजन के विरोध में जुलूस निकाले गए और सभाएं आयोजित की गई, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। जैसे बहिष्कार शब्द है तो ये एक तरह से अल्पसंख्यक शब्द हुआ, तो ये एक तरह से पारिभाषिक शब्द के रूप में ही हमें प्रयोग में दिखाई देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गांधी जी का आगमन होता है और स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का आंदोलन अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दक्षिण अफ्रीका प्रवास में उन्होंने वहाँ के जनता के अधिकारों के लिए कार्य किया था। अपने आंदोलन द्वारा उन्होंने सरकार से जनता को अधिकार दिलाने में सफलता प्राप्त की थी और सफलता की चर्चा
भारत तक पहुंची थी। 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका जाकर उनसे मिले भी थे और गांधी जी को भारत आने का न्योता भी दिया था। सन 1915 ईस्वी में भारत वापस आने पर गांधी जी ने पूरे देश का भ्रमण किया। यात्राओं द्वारा उन्होंने भारत वापस आने पर गांधी जी ने पूरे देश का भ्रमण किया और भारत की जो विपन्नता थी उसको बहुत करीब से देखा, अनुभव किया और उस पीड़ा को अपने भीतर में महसूस किया। देश की दुर्दशा देखकर उन्होंने देश सेवा का संकल्प लिया। स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं में गांधी जी अग्रणी नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने ग्रामीण जनता को भी इस आंदोलन में कुशलतापूर्वक जोड़ा, अपनी ओर आमंत्रित किया। सत्य अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह तो उन्होंने आंदोलन का मुख्य आधार बनाया। तो इस प्रकार से गांधी जी के आगमन के उपरांत अनेक तरह के शब्दों का पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रयोग मिलता है। जैसे सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ, अनशन हुआ गांधी जी द्वारा, और क्रांतिकारी देशभक्तों के द्वारा भी जो यहाँ का युवा था वो अपने तरीके का एक आंदोलन चलाने लगा। और उसमें हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार के फलस्वरूप भारतीय युवा वर्ग में जो असंतोष बढ़ता जा रहा था, उन्हें कांग्रेस की क्रांतिकारी अनुनय विनय की नीति में विश्वास नहीं था। इसलिए भारतीय नौजवानों के इस क्रांतिकारी संगठन का उदय हुआ। क्रांतिकारियों का मानना था कि अत्याचारी शासकों के दिल में हिंसा द्वारा भय पैदा कर दिया जाए तो वे देश छोड़ने के लिए विवश हो जाएंगे। गुप्त समितियां बनाकर वे अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते थे। महाराष्ट्र बंगाल के युवाओं ने इस प्रकार की गतिविधियों में प्रमुखता से हिस्सा लिया। अनुशीलन समिति, युगांतर, काल, संध्या, मित्र मजेर, मित्र मजेर, अभिनव भारत समाज आदि समितियों का गठन इस उद्देश्य से किया गया था। सन 1905 और 1918 के बीच जो क्रांतिकारी गतिविधियों के जांच के लिए रॉलेट एक्ट की नियुक्ति हुई थी, इस कमेटी की सिफारिशों पर सरकार ने कई कानून बनाए, जिनमें बिना मुकदमे की गिरफ्तारी, नजरबंदी, संदेह के आधार पर किसी के आने जाने पर प्रतिबंध लगा देना इत्यादि शामिल था। तो इसमें हम देखते हैं कि शिक्षित जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे वो भी राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन में आ गए। रॉलेट कमेटी के विरोध में देश की सारी जनता एकजुट होती हुई दिखाई दे रही है। हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, भारतीय सभी आंदोलन में एक मंच पर आ गए और धार्मिक विरोध को भुलाकर एक संगठित शक्ति के रूप में जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन छेड़ दिया था। तो इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के आगमन के बाद एक बड़ा परिवर्तन का फलक हमारे सामने आता है। आंदोलन की गति धीमी पड़ने के साथ साथ बीच बीच में सांप्रदायिक दंगे होने लगे थे, लेकिन गांधी जी की हिंदू मुसलमान एकता के लिए सदा उनका जो प्रयास था वह सराहनीय था और उसका परिणाम भी बहुत सकारात्मक आता था। इस कार्य के लिए उन्होंने अनशन का भी सहारा लिया। इसी तरह हम देखते हैं कि साइमन कमीशन, सरकार ने जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन की नियुक्ति की थी जिसे साइमन कमीशन नाम दिया जाता है। इस कमीशन के द्वारा सरकार यह पता लगाना चाहती थी कि इस देश में संसदीय जनतंत्र के लिए वातावरण बन गया है या नहीं बना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 7 सदस्यों के इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। इसी कारण भारत पहुंचने पर यह कमीशन जांच पड़ताल के लिए जहाँ जहाँ गया वहाँ इसका जोरदार विरोध हुआ। लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। पंजाब में लाला लाजपत राय और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारी जुलूस निकाला गया। साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। पुलिस के प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठी प्रहार किया। लाला लाजपत राय लाठी के प्रहार से घायल हुए। इस पर लगी चोट के कारण उनकी मृत्यु भी बताई जाती है। परिणाम स्वरूप क्रांतिकारियों ने हिंसा का रास्ता अपनाया। सरकार ने कमीशन के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को सख्ती के द्वारा दबाना चाहा। अधिवेशन से आंदोलन में व्यापक कर दिया। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। गांधी जी ने सबने आंदोलन को फिर से शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कई तरह से सम्मेलन हुआ और जिसके माध्यम से यहाँ के अंग्रेजों की सत्ता पर उखाड़ने का प्रयत्न क्रांतिकारियों ने किया। इस तरह से चुनाव की जो शब्दावली है, चुनाव के मध्य में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है या उस तरह उस समय की बनी हुई जो पारिभाषिक शब्दावली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया,
इत्यादि में नियम उसका अध्ययन कर सकते हैं और उसके मूल रूप में उसकी शुद्धता के साथ लिखते हैं, उसके अर्थ को भी ग्रहण कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के संदर्भ में यदि बात करें तो कांग्रेस ने आरंभ से ही साम्राज्यवाद का विरोध किया था। एशिया अफ्रीका में ब्रिटिश हितों के लिए भारतीय सेना का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस ने इसका भी विरोध किया। इटली, जर्मनी, जापान में साम्राज्यवाद और नस्लवाद के तहत उठ रहे जो फांसीवाद था उसका विरोध भी कांग्रेस ने किया। इन्हीं दिनों विश्व के मानचित्र में ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने सारे विश्व को प्रभावित किया। पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका में आर्थिक मंदी पड़ी, समाजवादी राष्ट्र रूस में चौगुनी प्रगति, महत्वपूर्ण घटना घटी। इस महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रभाव भारत पर पड़ना स्वाभाविक था। कांग्रेस के भीतर और बाहर आंदोलनकारी नेताओं में समाजवादी विचारधारा का विपरीत होना स्वाभाविक था। समाजवादी विचारधारा का अर्थ है कि राजनीतिक सामाजिक ढांचे में मूलभूत परिवर्तन का होना। इसके तहत अमीरी गरीबी के भेद को मिटाकर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार देने की वकालत की गई। इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण वामपंथी पार्टी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ। भारतीय किसान सभा प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। आगे चल करके हम लोग देखते हैं कि हिटलर के फांसीवाद का प्रभाव था वह काफी बढ़ने लगा था। अपनी विस्तार की नीति के कारण उसने पोलैंड पर आक्रमण किया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ बिना विचार विमर्श किए अंग्रेजी सरकार ने युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने इस घोषणा का विरोध किया। कांग्रेस की सरकार से प्रश्न किया कि एक परतंत्र देश किस प्रकार युद्ध में सहायता कर सकता है, अतः भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की जानी चाहिए। सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फलतः कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। विश्व युद्ध की लपटें भारत को बढ़ने लगी थी। तो हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से विश्व स्तर पर भी भारत की स्थितियां तात्कालिक परिप्रेक्ष्य में बदल रही होती है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई जिसमें ऐतिहासिक निर्णय लिया गया कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत पर ब्रिटिश शासन की समाप्ति होना चाहिए, राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है। भारत साम्राज्यवाद की मूल भूमि पर बन गया है, अतः स्वतंत्रता की दृष्टि से ब्रिटेन में संयुक्त राष्ट्र संघ को परखा जाएगा। एशिया अफ्रीका की जनता इस स्वतंत्रता से आशा से भर जाएगी। स्वतंत्र भारत अपने विशाल संसाधनों द्वारा नाजीवाद, फासिज्म, साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष में लोगों की सहायता करेगा। इसी क्रम में नेताजी का आजाद हिंद फौज की स्थापना 9 अगस्त 1942 को गांधी जी की सहित सारे नेता जब बंदी बना दी जाते हैं, उस बीच में उन्होंने जापान पहुंच जाते हैं और उन्होंने सैनिक अभियान के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की। अगले में बहुत सफलता मिली। भारत के पूर्वी हिस्से के कुछ भाग पर आजाद हिंद फौज ने अधिकार भी जमा लिया। नेताजी की विमान दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाने के कारण यह अभियान सफल नहीं हो सका। तो इसी तरह से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद फिर वर्तनी के विविध रूपों पर हम अगर बात करें तो इसमें देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ, जिसकी एक लंबी कहानी हमारे सामने घटित होती हुई दिखाई देती है। और तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इन पाठ्यांशों का अध्ययन करने से, वाचन करने से हमें विभिन्न प्रकार की शब्दावली का परिचय होता है और उनके अर्थ से हम परिचित हो सकते हैं। वर्तनी के रूप में देखें तो हम देख सकते हैं कि हिंदी में गए और गए दो प्रकार से लिखा जाता है, दोनों चलन में। इसलिए और इसलिए या फिर एक मात्रा या ए से लिख देते हैं, नए और नए। तो फिलहाल दोनों रूप अभी विद्यमान है। हिंदी में उर्दू और अंग्रेजी से आए हुए शब्दों में भी यह स्थिति दिखाई पड़ती है। इनमें भी हम दोनों वर्तनी रूपों को सही मान सकते हैं। जैसे बर्बादी हुआ, बर्बादी, पूरा और बा या बिल्कुल है या बिल और कुल है। सर्कस या सर्कस, नुकसान या नुकसान, भर्ती भर्ती, गर्मी गर्मी। तो इस प्रकार से कहीं कहीं रेप से काम चलाया जा रहा है, उसका भी रूप चलन में दिखाई देता है। इस तरह निसंदेह हम कह सकते हैं कि वर्तनी के दो रूप अभी भी विद्यमान हैं, जिसमें कहीं न कहीं उन्हें प्रमुखता लाने का प्रयास करना चाहिए। संस्कृत से आए हुए कुछ शब्दों में भी हम वर्तनी के दो रूप देखते हैं, दोनों सही माने जाएंगे। जैसे महत्व है, जिसमें आधाता है, वार है।
और एक में महत्व, जिसमें दो आ जाता है, मा हा और ता ता वा। और इसी प्रकार से कर्तव्य में दो रूप देखते हैं, एक में अदत्ता और ता है, और दूसरे में केवल ता है और उसका एक रेप में कर्तव्य और कर्तव्य। अर्ध में भी हम धातु पर रा लगा देते हैं, या दा लिख करके उसमें आधा धा लगाकर ऊपर रेप लगा देते हैं। मूर्ति और पूर्ति तापे अदत्ता भी है। तो इस प्रकार से संस्कृत से आने वाले शब्दों में अभी भी दो रूपों का प्रयोग देख रहे हैं, और दोनों रूपों को भी सही मानना पड़ता है, मानना चाहिए। तो इसी तरह से हम उपयुक्त अध्ययन से यह समझ सकते हैं कि किस प्रकार से गलत शब्दों के प्रयोग से बच सकते हैं, जैसे असंगति है, स्थापित है, गिरफ्तारी है, स्थानीय है, स्थायी है, इत्यादि जो वर्तनी दोषयुक्त शब्द है, उनसे हम बच सकते हैं। शब्दों का सही पाठ करके, इन शब्दों का सही अध्ययन करके इन शब्दों का। तो इसी प्रकार से कुछ शब्दों की वर्तनी की विशेषताएं भी देख सकते हैं, जैसे ओम है, स्वरूप है, हीन, शील, शाली, मूल शब्द के साथ मिलकर आते हैं। जैसे महत्वपूर्ण हुआ, परिणाम स्वरूप, शक्तिहीन, प्रगतिहीन, शक्तिशाली इत्यादि शब्दों को हम उसके शब्दों के साथ जोड़कर उसके अर्थ को समझ सकते हैं। संस्कृत के हलंत वाले कुछ शब्द हैं जो हिंदी में दोनों तरह से लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए पृथक है, काबिला, इसमें हलंत नहीं लगता है और पृथक हलंत के साथ भी लिखा जा रहा है हिंदी में। इसी प्रकार पश्चात है, ता पूरा पूरा लिखा जाता है और ता के साथ ता में हलंत भी लग जाता है, दोनों चलन में है। संसद है और दा में हलंत है, संसद, तो दोनों रूप चलन में है, दोनों रूप स्वीकार्य है। परिषद है, दा में हलंत नहीं है, तो परिषद दा में हलंत है। इसी प्रकार से आत्मसात और आत्मसात है, जिसमें एक में हलंत है, एक में हलंत नहीं है। तो इन शब्दों की संकट को हम किसी दोनों चलन के रूपों में स्वीकार करना आपत्तिजनक नहीं है। और अंग्रेजी शब्द उदाहरण की विशेषता के कारण ए से लिखे जाते हैं, किंतु उनका उच्चारण ए जैसा होता है। जैसे एक्ट है, एसोसिएशन है, इसी तरह एडवोकेट है, एटलस है, एटम है। तो ये एक लगभग एक के रूप में लिखे जाते हैं, लेकिन इनमें अय के उच्चारण के रूप में पढ़े जाते हैं। इसी प्रकार संस्कृत शब्द ऊपर से दो शब्द बनते हैं, जैसे ऊपर लिखित, ऊपर लिखा हुआ लिखा जाता है, या ऊपर युक्त लिखा जाता है, ऊपर बताया गया। कई लोग अक्सर उपरोक्त लिखते हैं, जो गलत है। तो इसी तरह से उपरोक्त को हम गलत तरीके से प्रयोग करते हैं, और इस गलत प्रयोग के चलन से बच सकते हैं यदि हम शब्दों का सही विश्लेषण करने, पाठों को सही रूप में पढ़ करके उसके प्रत्यय या मूल रूप को समझ लें। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जो पारिभाषिक शब्दावली है उससे भी परिचित हो जाते हैं। जैसे हमने देखा कि राष्ट्रीय आंदोलन के बीच में मध्य में गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने से कई सारी पारिभाषिक शब्दावली का गठन किया गया था, निर्मित हुए थे, जिनके अपने व्यवहारिक अर्थ है। जैसे बहिष्कार है, इस शब्द का संबंध हम अगर देखें तो गांधी जी ने जनता से विशेष वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया था, और उसी आह्वान के संदर्भ में बहिष्कार शब्द का अर्थ ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार से रंगत है, स्पर्श है, छाप इत्यादि शब्द है। गणेश उत्सव आदि हिंदू रंगत देखकर मुसलमानों में संदेह उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार सत्याग्रह है, सत्य के लिए कुछ आग्रह करना। राष्ट्रीय आंदोलन के बीच में गांधी जी ने प्रारंभ से ही अंत तक सत्याग्रह को अपने आंदोलन का मुख्य आधार माना। और गांधी जी द्वारा और भी प्रयुक्त किए गए शब्द है, जैसे अवज्ञा है, अवज्ञा यानी कि आज्ञा का न मानना। चंपारण में गांधी जी ने सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। इसी तरह नजरबंदी है, किसी को ऐसी निगरानी में रखना जिससे कि वह निश्चित स्थान या सीमा के बाहर न देख सके, न जा सके, उसकी कार्यविधियां बंद कर दी जाए, ऐसे व्यक्ति को नजरबंदी की स्थिति में रखना कहा जाता है। अनशन हुआ, भोजन न करना, एक तरह से भोजन का त्याग करना, खाना छोड़ देना। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी ने अनशन का सहारा लिया, इत्यादि विशेष प्रयोग के रूप में देख सकते हैं। समाजवादी विचारधारा ऐसी विचारधारा जिसमें सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो,
चाहे वह जिस राजनीतिक विचारधारा का हो, सामाजिक पृष्ठभूमि से आता हो, लेकिन उसके सामाजिक सौहार्द के लिए या सामाजिक सामंजस्य के लिए उसको समान रूप से समान अधिकार, समान स्तर का स्थान देना कहा जा सकता है। रूस में पनपी जो समाजवादी विचारधारा ने स्वतंत्रता संग्राम पर विशेष प्रभाव डाला। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो पारिभाषिक शब्दावली है और वर्तनी के जो विविध रूप हैं उनका भी अध्ययन हमें कर लेना चाहिए। और पारिभाषिक शब्दावली के माध्यम से हम शब्दों के मूल अर्थ से परिचित हो सकते हैं, प्रत्ययों के अध्ययन से हम उसकी निर्मिति से परिचित हो सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्ययों द्वारा जो शब्द रचना है, विशेषकर पारिभाषिक शब्दावली की रचना को पहचान लेते हैं, उनका सही पहचान करके प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग करने में समर्थ हो सकते हैं। इसी प्रकार से प्रत्ययों के द्वारा शब्द रचना ज्ञान से सही वर्तनी का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से कोई शब्द की सही वर्तनी क्या होगी इससे हम परिचित हो जाते हैं। इसी प्रकार से मूल शब्दों के साथ विभिन्न प्रत्यय जोड़ करके नए शब्द कैसे बनाए जाते हैं और उन शब्दों को हम स्वयं से निर्मित कर सकते हैं और निर्मित करने के साथ साथ उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। वर्तनी के दो रूपों, जैसा कि हमने उदाहरण देकर के आपको बताने का प्रयास किया था कि नए बिल्कुल बिल्कुल महत्व अर्ध अर्ध आदि सबको पहचान करके उसके शुद्ध रूप को कैसे लिखा जाना चाहिए इस पर विचार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिंदी व्याकरण में प्रयुक्त होने वाले जो महत्वपूर्ण शब्द है उनका सही प्रयोग है, उनका सही वर्तनी का रूप है, उससे परिचित हो सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो चलन में गलत तरीके से प्रयोग में आ रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं, उन गलत प्रयोगों से हम स्वयं को बचा सकते हैं। इसी श्रृंखला में हम इकाई 9 की बात करते हैं। अभी हमने आपसे इकाई 8 के अंतर्गत देखा कि इतिहास के विशेष संदर्भ में किस प्रकार से वर्तनी, प्रत्यय और पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हो रहा है, उनका अर्थ किस प्रकार से उनके निर्धारित अर्थ से कैसे भिन्न हो जाता है, उनके सामान्य अर्थ से कैसे अलग तरह के अर्थ को व्यक्त करने में समर्थ हो जाता है वो शब्द। इसे हमने इतिहास के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय आंदोलन के समय हुई विभिन्न तरह की क्रांतियों के माध्यम से उस निर्धारित शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली का अध्ययन करके प्राप्त किया। इसमें इकाई 9 के अंतर्गत हम सामाजिक विज्ञानों की भाषा है, विशेष रूप से राजनीति विज्ञान के संदर्भ में उसका अध्ययन करेंगे और जो उसकी शब्द रचना है उस पर विचार करने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से वो शब्द निर्मित हुए, उनकी आवश्यकता कैसे पड़ी और उन शब्दों का मूल अर्थ क्या है या उनका जो व्याकरणिक विवेचन है शब्दों का, उनका भी उपसर्ग क्या है, विलोम शब्द क्या है, संधि समास क्या है इत्यादि का ज्ञान प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ भारतीय लोकतंत्र विषय पाठ का वाचन करेंगे और वाचन करते हुए जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि शब्दों का प्रयोग कैसे होने लगा, कैसे वो प्रयोग अधिक से अधिक चलन में आया और कैसे उसकी पारिभाषिक शब्दावली के रूप में उस शब्द का एक निर्धारित अर्थ सुनिश्चित हुआ और पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग कैसे हम सरल तरीके से करें और विषय को कैसे सरल विवेचन के रूप में प्रस्तुत करें, इसे जानने का प्रयास करेंगे। तो हम इस इकाई को अगर कायदे से, बारीकी से, सूक्ष्मता से इसका अध्ययन करते हैं तो हम इस बात से निश्चित रूप से अवगत हो जाएंगे कि उपसर्ग, विलोम, संधि, समास के जो अर्थ है और उसके जो नियम है उसको समझ पाएंगे, समझने में समर्थ हो सकेंगे और उनका सही प्रयोग कर सकेंगे। इसी तरह से पारिभाषिक शब्दों को पहचानने की हमारी भीतर समझ विकसित होगी और राजनीति विज्ञान में पारिभाषिक शब्द का महत्व क्या है इसे समझना आसान होगा। सामाजिक विज्ञान से संबंधित विषयों को सरल भाषा में कैसे प्रस्तुत किया जाए, इस भारत में भी श्रेष्ठ साबित होंगे। इसी तरह से सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो विषय है उसे सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कला से अवगत होंगे, स्वयं विषय का विवेचन कर सकेंगे और समान प्रसंगों में सही तरीके से अपने को अभिव्यक्त कर सकने में स्वयं समर्थ मान पाएंगे। सामाजिक विज्ञानों, विशेषकर राजनीतिक विज्ञान से संबंधित किसी अंश को पढ़ करके हम उसका तात्पर्य या उसका अर्थ सरलता से ग्रहण कर सकेंगे। तो इसका सामाजिक विज्ञान के विशेष संदर्भ में जब हम भाषा का अध्ययन करेंगे
तो हमें इतनी सारी समस्याओं का समाधान और इतने सारे लाभ हमें एक तरफ से मिलते चले जाएंगे। इसलिए इसे भी पूरे विद्यार्थियों में ध्यान से समझने का प्रयास करना चाहिए। वर्तनी संबंधी कुछ नियमों का अध्ययन में भी आपको बताया कि किस प्रकार से हम शुद्ध लिख सकते हैं, शुद्धता के साथ उसका अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। शब्द रचना का हम इस इकाई में परिचय प्राप्त करेंगे। उपसर्ग, विलोम, संधि, समास आदि के बारे में विस्तार से विचार करेंगे। ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में जो पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हो रहा है उसका अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित इस इकाई में दिए गए पाठ में भी पारिभाषिक शब्द हमें कई सारे मिलेंगे जिनकी व्याख्या हम सरलता से कर सकेंगे। और स्वयं वाचन हेतु दिया जाने वाला जो पाठ है इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जो राजनीति विज्ञान विषय है उसमें किस प्रकार से हिंदी भाषा के प्रयोग की विशिष्टता को रेखांकित किया जा सकता है, इससे परिचित हो सकेंगे। तो हम सबसे पहले व्याकरणिक विवेचन शब्द पर चर्चा करते हैं। व्याकरणिक विवेचन शब्द से अभिप्राय है कि जैसे वी उपसर्ग की अगर बात करें कि वी विशेष रूप में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार से वी उपसर्ग से हम किसी शब्द के जो मूल अर्थ है उससे एक भिन्न अर्थ को ग्रहण करने लग जाते हैं। इस जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे विभिन्न, विशेष है, विचित्र है। कुछ शब्दों का प्रयोग करके देखेंगे कि वी उपसर्ग का प्रयोग कितना बेहतरीन तरीके से हमें इस पाठ में किया गया प्राप्त होता है। कुछ शब्दों के पूर्व में उपसर्ग लगाने से एक नए शब्द को बना लेते हैं और उस नए शब्द बने हुए शब्द का अर्थ भी एकदम अपने मूल शब्द के अर्थ से भिन्न हो जाता है। वी उपसर्ग के प्रयोग से बनने वाले कुछ नए शब्दों के स्वरूप से हम परिचित हो सकते हैं। जैसे वी उपसर्ग को अगर हम उदाहरण से प्रस्तुत करें आपके विद्यार्थियों, वी में जैसे वी धन भिन्न है तो विभिन्न, हम अगर उसको देखें विभिन्न। इसी तरह विशेष है, शेष है और वी है, वी शेष विशेष हम निर्मित कर लेते हैं। इसी तरह से चित्र है और चित्र के पहले अगर वी उपसर्ग लगा देते हैं तो विचित्र हो जाता है। तो चित्र और विचित्र में एकदम अर्थ भिन्नता है। मतलब चित्र एक समान छाया हुआ चित्र हुआ और विचित्र यानी कि जो बहुत ही अजीबोगरीब वस्तु, विचित्र वस्तु यानी कि जो बहुत चौपानी वाली वस्तु। तो आप देखते हैं कि वी उपसर्ग के प्रयोग से हम शब्दों में एक विशेष प्रकार का अर्थ देते हैं, एक विशेष प्रकार अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। ये हिंदी व्याकरण की या हिंदी भाषा के व्याकरण का चमत्कार है या उसकी सामर्थ्य है, जो शब्दों को नए तरीके से मूल शब्द को परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें वी का प्रयोग करके हम उसके अर्थ को बिल्कुल भिन्न उपयोग कर सकते हैं। जैसे जन है, जन है, जन में वी लगा देंगे, वी सब विजन हो जाएगा, विजन जंगल हो जाएगा, सुनसान हो जाएगा। शम है तो विषम हो जाएगा, कल है विकल हो जाएगा, विकल ध्वनि हो जाएगी। मुख है तो विमुख हो जाएगा, जो विमुख हो, जो एकदम उससे भिन्न शिष्ट है और शिष्ट में अगर वी लगा देंगे तो विशिष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम देखेंगे कि वी उपसर्ग हिंदी व्याकरण भाषा के रूप में किस प्रकार प्रयोग होता है, कैसे उससे नए नए शब्दों को गढ़ दिया जाता है। वाद है, वाद में अगर वी कर दें विवाद हो जाएगा। धर्म है और अगर उसमें वी कर दें विधर्म हो जाएगा। इसी प्रकार से हार है और हार में वी कर देंगे विहार हो जाएगा। हार और विहार एकदम अर्थ की भिन्नता लेकर के। पक्ष है और वी कर देंगे विपक्ष हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि केवल वी उपसर्ग के माध्यम से हम शब्दों के मूल रूप को एकदम बदल देते हैं और एक नए शब्द को निर्मित कर देते हैं। इसी प्रकार से विलोम शब्द की निर्मित भी बहुत हद तक हम व्याकरण के प्रयोग से भाषा में देखने पाते हैं। वाचन में दिए गए पाठ का यदि हम अध्ययन करें तो देखेंगे कि अर्थ देने वाले शब्द भिन्न हो जाते हैं। जैसे समानता है और उसमें अगर असमानता उसका विलोम करना है असमानता हो जाएगा। अमीर है तो गरीब गरीब हो जाएगा। धनवान है, निर्धन, निम्न, उच्च आदि विलोम शब्द है, क्योंकि ये शब्द विपरीत अर्थ देने वाले होते हैं। विलोम शब्द बनाने के लिए शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे अ उपसर्ग है, अगर हम अ उपसर्ग लगा करके देखें
विभिन्न प्रकार के शब्दों की निर्मिति होती है, जैसे सचेत है अचेत कर देंगे, समान है असमान हो जाएगा, संभव असंभव हो जाएगा। स्वर से आरंभ होने वाले शब्दों के पहले आ के स्थान पर अनुरूप शब्द लगता है, जैसे अनेक, एक है उसमें अनेक कर देते हैं, अर्थ का अनर्थ, आदर का अनादर, भी उपसर्ग लगाकर भी विलोम शब्द बनाते हैं, जैसे विषम, जैसे सम का विषम हो जाता है। संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार के विद्यार्थियों बी और नी आदि के बाद के व्यंजन व्यंजन से दंतिसा और मूर्धन निशा में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी नियम के और दो शब्द दिए जा सकते हैं, जैसे जिनमें हम देखेंगे कि वर्तनी के स्तर पर मूर्धन निशा का प्रयोग देखिए, जिसे विषाद है। अब इसमें मूर्धन विषाद मूर्धन निशा है, और निषिद्ध है, निषिद्ध में भी मूर्धन निशा है। लेकिन अन्य शब्दों में देखिए कि जैसे स्वतंत्र है, अब इसमें परतंत्र, पर लगाकर परतंत्र कर दिया, सापेक्ष में निरपेक्ष कर दिया, और धनी में निर्धन कर दिया, नहीं विसर्ग लगाकर निर्धन कर दिया। तो इस तरह से इन विलोम के माध्यम से भी शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या नए शब्द की निर्मिति हो जाती है। इसी तरह से संधि की यदि बात करें तो जो आपके पाठ्यक्रम में जो पाठ दिया गया है उसमें विभिन्न पाठों के क्रम में हम देखेंगे सर्वोत्तम आता है का प्रयोग अधिकांशता में मिल जाता है। सर्वोत्तम शब्द दो शब्दों सर्व और उत्तम से मिलकर बना है। इन दोनों शब्दों के मिलने से शब्दों की रचना में बड़ा अंतर आ जाता है। जैसे शब्द के पहले खंड में भी हमने बात किया था कि पहले अक्षर से मिल गया है, दोनों अक्षर के मेल से भिन्न अक्षर निर्मित हो जाता है। अक्षर के एक प्रकार के मेल को हम संधि कहते हैं। आगे तीन प्रकार की संधियों का उदाहरण के साथ हम बात करेंगे। यह संधि के प्रकार मति है तो मताधिकार, आ का दीर्घ हो जाता है, दो स्वर मिल करके दीर्घ दीर्घ स्वर हो जाते हैं, जैसे आ ई, ए हो जाता है स्वेच्छा, आ और ऊ मिल करके ओ हो जाता है, जैसे सूर्योदय सूर्य उदय। इस इन उदाहरणों में आ मिलकर दीर्घा हो जाता है, आ लघु या ह्रस्व आ और ई मिल करके ए हो जाता है। इसी प्रकार से ह्रस्व आ और ऊ मिल करके ओ हो जाता है। ये सब अक्षर स्वर है, इसलिए इनके मेल को स्वर संधि कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे वाक है और इसमें वाक धन ईश कर देंगे, वागीश हो जाता है। उच्चारण में उच्चारण है, जगन्नाथ में जगतनाथ है। तो इस तरह से कई सारे स्वरों के एक साथ प्रयोग में देखते हैं किस प्रकार से निर्मिति होती है। व्यंजनों के साथ स्वर और व्यंजन मिले होते हैं, जिनके स्थान पर भिन्न अक्षर हो जाते हैं, इसे व्यंजन स्वर संधि कहते हैं। जैसे नि अपेक्ष निरपेक्ष हो जाता है, नि आशा निराशा, दुर्योग दुर्योग, दुर्भाव दुर्भाव। तो ये विसर्गों का उत्तम प्रयोग हम इस रूप में देख सकते हैं। विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन के साथ के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं, जिनमें संधि के साथ साथ समास की बात करें तो वाचनीय तो जो पाठ दिया गया है, पाठ में जैसे लोकतंत्र शब्द है, कई स्थानों पर इसका प्रयोग हुआ है लोकतंत्र का। तो लोकतंत्र भी दो शब्द लोक और तंत्र से मिलकर बना है। लोकतंत्र में लोक और तंत्र के मिलने से दोनों के रूप में कोई अंतर नहीं होता है। इनमें दोनों शब्दों के बीच के संबंध को व्यक्त करने वाले शब्द का लोप हो गया है। लोक का तंत्र लोक में का लुप्त हुआ है। इस तरह बनने वाले शब्दों को सामासिक शब्द कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द अपने संबंधी शब्दों को छोड़कर एक साथ मिल जाते हैं, तब उनके मेल को समास और उनसे मिले हुए जो शब्द है, शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे दया है, दया धन सागर, दया सागर, स्वतंत्र स्वधनतंत्र स्वतंत्र, स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष, धर्म और निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष, धर्म से जो निरपेक्ष हो, गृह युद्ध गृह में युद्ध, स्व का तंत्र, दया का सागर इत्यादि शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह
भारतीय लोकतंत्र विषय पाठ का वाचन करने से हमें एक विशेष प्रकार की शब्दावली की प्राप्ति होती है और आपके पाठ्यक्रम में भारतीय लोकतंत्र संबंधी पाठ दिया गया है, तो ये विद्यार्थियों आप लोग का वाचन कर सकते हैं। वाचन करने के बाद उसमें प्राप्त हुए विशिष्ट शब्दों का अर्थ जानने के लिए आप इस व्यवस्था का या पठन के इस व्याकरण स्वरूप का अध्ययन करके उसके अर्थ को ग्रहण कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक है और लोकतंत्र का सर्वोत्तम अर्थ होता है नागरिकों की समानता। अब आप देखेंगे कि सर्वोत्तम हुआ, समानता हुआ, लोकतांत्रिक हुआ इत्यादि जो पारिभाषिक शब्दावली का हमें उपयोग मिलता है, हम उनसे परिचित हो सकते हैं। इसी तरह राजनीतिक समानता के अर्थ में अगर हम बात करें तो उसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे शब्द मिल जाएंगे। और आर्थिक समानता हुई, धर्मनिरपेक्षता है और धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ हम देखते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग इन शब्दावली में कैसे होता है, इससे परिचित हो जाते हैं। निसंदेह उपयुक्त जो पाठ है वो राजनीति विज्ञान से संबंधित है। प्रत्येक विषय की अपनी एक विशेष शब्दावली होती है जो किसी साथ खास अर्थ को, किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करती है। पारिभाषिक शब्दों के अर्थ सुनिश्चित होते हैं, इनकी अलग अलग व्याख्या नहीं की जा सकती है। प्रयुक्त जो पाठ दिया गया है उसके शीर्षक में प्रयुक्त से लोकतंत्र हुआ, यह एक पारिभाषिक शब्द हुआ। लोकतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। तो इस इकाई में हमने देखा कि पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता के बारे में हमने पढ़ा और पारिभाषिक शब्द का अर्थ जान लेने के बाद व्यक्ति विचार हमारे आसानी से हो सकते हैं, उनमें विषय को हम आसानी से समझ सकते हैं। पारिभाषिक शब्द प्रायः विषय किसी न किसी संकल्पना या धारणा के साथ जुड़े होते हैं। कई बार आशंका की जाती है या हमें आशंका होती है कि उनका दूसरा अर्थ न लगा दिया जाए, अतः ऐसे शब्दों की व्याख्या विषय विवेचन के साथ ही लेखक स्वयं कर देता है। तो हमने ऊपर के पाठों में देखा, लेखक ने प्रायः सभी पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या सरल ढंग से कर दी है। उदाहरण के लिए धर्मनिरपेक्षता शब्द की परिभाषा को देख सकते हैं, जिसमें लेखक के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि चाहे कोई व्यक्ति हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी अन्य धर्म में विश्वास रखने वाला हो, सरकार की दृष्टि में सब समान है, सब एक रूप है, सबको बराबर का अधिकार है, बराबर का हक है। लेखक ने परिभाषा के बाद भारतीय संदर्भ देकर इसकी स्पष्ट व्याख्या कर दी है। इससे उसका पाठक है वो उसके सही अर्थ को, मूल अर्थ को आसानी से समझ सकता है, समझने में उसे आसानी हो सकती है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि पारिभाषिक जो पद है, जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भाषाई समुदाय है, आर्थिक समानता, औपनिवेशिक शासन, भारतीय लोकतंत्र, भाषाई समुदाय, लोकतंत्र पर आधारित व्यवस्था इत्यादि, ये एक बनी बनाई शब्दावली है या एक विषय विशेष में प्रयुक्त होने वाली एक पारिभाषिक शब्दावली है, जिसका एक निर्धारित और सुनिश्चित अर्थ होता है। इससे हम विद्यार्थियों आसानी से परिचित हो सकते हैं, उसके अर्थ को समझ सकते हैं। इसी तरह से विषय का जो सरल विवेचन है उससे अवगत हो सकते हैं। लेखक ने भाषा की सरलता और सुबोधता की विशेष उस पर बल दिया है, ध्यान दिया है, ताकि जो विषय से अपरिचित विद्यार्थी हैं वह भी इन बातों को प्रमुखता से समझ सके। पारिभाषिक शब्दों की सरल व्याख्या इस पर दी गई है। वाक्य रचना में आने वाली जटिलता से बचने का प्रयास किया गया है। छोटे वाक्यों के उपयोग से बताया जाने का प्रयत्न हुआ है कि बदले विवेच्य विषय के संदर्भ में स्पष्ट जानकारी पाठक को हो सके, इसका भरपूर प्रयास किया गया है। इस तरह से विषयों के लेखक अपनी बात को पाठकों तक पहुंचाने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग करता है उन्हें समझाया गया है। व्याख्या के अंतर्गत यदि बात करें तो लेखक अपनी बात स्पष्ट करने के लिए इसकी व्याख्या करता है। इसके लिए वह दूसरे शब्दों में यानी अर्थ अर्थात कहने का जो तात्पर्य है, पदों या वाक्यांशों का प्रयोग है, वह सटीक तरीके से करने का प्रयास करता है। जैसे इस पाठ में लेखक ने एक जगह लिखा है कि इसका अर्थ हुआ कि सरकार के लिए सभी धर्मों के नागरिक समान है। तो इस वाक्य में लेखक ने धर्मनिरपेक्षता के जो मूल अर्थ है उसको समझाने का प्रयास किया है। अब लेखक इसे और स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के आगे एक और वाक्य जोड़ देता है, दूसरे शब्दों में धर्म को राजनीतिक जीवन से पृथक रखना चाहिए।
धर्म को राजनीतिक जीवन से पृथक रखना चाहिए। इस तरह का जो वाक्य है, वाक्य विन्यास है, वो पहले वाक्य के कथन को और अधिक स्पष्ट करने में समर्थ है। एक और उदाहरण ये अगर हम, तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक समानता की स्थापना करना, अर्थात समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता को समाप्त करने का प्रयास करना। तो इस तरह से लेखक स्वयं ही पाठ के अंतर्गत पारिभाषिक शब्दों का सरलीकरण करता चलता है, ताकि पाठक उस पारिभाषिक शब्दावली का सही से सरलता से अर्थ को ग्रहण कर सके। कथन को तर्क से सिद्ध करना। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं कि जैसे ज्ञान विज्ञान से संबंधित विषयों में लेखक को अपनी बात को कारण श्रृंखला अर्थात तार्किक रूप में रखना होता है। अगर वह अपने कथन को विवेक को ढंग से नहीं रखता है तो अपने पाठकों को प्रभावित नहीं कर पाता है। इसके लिए लेखक जो भी बात कहता है उसकी पुष्टि के प्रमाण की प्रस्तुति करता है। इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए जैसे अतः है, इसलिए है, क्योंकि है, जो कि है ना, इसलिए, तदुपरांत आदि परंतु इत्यादि शब्दों का प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए एक वाक्य खोले हम, यदि निर्वाचन के समय सभी मतदाता समान अधिकार का उपयोग करते हैं, इसलिए लोकतंत्र को एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर आधारित शासन कहा जा सकता है। तो ये विद्यार्थियों देखते हैं कि उपर्युक्त वाक्य में लेखक ने लोकतंत्र की एक विशेष राजनीतिक समानता को स्पष्ट किया है। इस विशेषता के अनुसार सभी को वोट देने का समान अधिकार प्राप्त है। या वोट देने का अधिकार राजनीतिक समानता के तर्क को पुष्ट करता है। इसलिए इन दोनों वाक्यों को इसलिए से जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए समाजवाद के अभाव में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र का मूल विचार ही समानता है। तो ये जो अलग अलग तरीके से अलग अलग शैली में लेखक एक ही वाक्य को या एक निर्धारित पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करने के बाद जो सरल वाक्य विन्यास की रचना करता है, वो इसी हेतु करता है ताकि उसकी बात अधिकाधिक पाठकों तक, अधिकाधिक पढ़ने वाले, सुनने वाले व्यक्तियों तक पहुंच सके, संप्रेषित हो सके। उदाहरण प्रस्तुत करना भी लेखक का एक गुण है जो पाठक को अपनी ओर आकृष्ट करता है। जैसे लेखन के दौरान अपनी बात के समर्थन में लेखक उदाहरण भी प्रस्तुत करता है ताकि उसकी जो बात है वो यथार्थपरक और सत्य मानी जाए। इसके लिए वह उदाहरण के लिए मसलन, उदाहरणार्थ जैसे इत्यादि शब्दों का प्रयोग करता है, वाक्यांशों के साथ अपनी बात कहता है। उदाहरण के लिए इस पाठ का ऊपर जो पैरा अभी जिसका वाचन किया था देख सकते हैं, जिसमें राजनीतिक समानता की धारणा को परिभाषित करने के बाद लेखक अपनी बात के समर्थन में उदाहरण प्रस्तुत करता है और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से वो अपनी बात को रखता चला जाता है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से वो विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को और सरल और मजबूती के साथ रखता है। इसी प्रकार से क्रमबद्धता हुआ, लेखक अपने विचारों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने के लिए या उसके विभिन्न पक्षों को क्रमबद्ध रूप में रखने के लिए पहले दूसरे अंततः शब्दों का प्रयोग करता है। तो विपरीत या अन्य कथन इत्यादि, समापन इत्यादि का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से हम लोग सारांशतः कह सकते हैं कि उपसर्ग, विलोम शब्द, संधि, समास आदि पारिभाषिक शब्दों का सही प्रयोग कैसे किया जाए, इसकी समझ हम विकसित कर सकते हैं। पारिभाषिक शब्दों को सही अर्थ में ग्रहण कर सकते हैं, उसकी सरलता के साथ व्याख्या कर सकते हैं, विषय का सरल विवेचन कर सकते हैं, लोकतंत्र और उनके वैचारिक आधार को परिभाषित कर सकते हैं। तो हमने हिंदी भाषा प्रयोग के अंतर्गत देखा कि किस प्रकार से राजनीति विषय के संदर्भ में या इतिहास के संदर्भ में या अर्थशास्त्र के संबंध में, वाणिज्य के संदर्भ में हम विशेष शब्दावली का प्रयोग करते हैं। और विशेष शब्दावली का प्रयोग करते हुए जो लेखक इसके सामने चुनौती होती है कि वो अपनी शब्दावली को और सरलता के साथ संप्रेषित करे, उसको व्यक्त करे, ताकि पाठक उसके अर्थ को सरलता से ग्रहण कर सके। तो यह एक लेखक की सबसे महत्वपूर्ण पहचान होती है या उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है। तो इस पाठ के अंतर्गत हम विशेष रूप से इन्हीं सब बातों को समझने का प्रयास करते हैं कि संधि, समास, विलोम और प्रत्यय का प्रयोग या उनका ज्ञान होना एक पाठक के लिए आवश्यक है। और बिना इनके ज्ञान के ना तो हम किसी पारिभाषिक शब्दावली का सही अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, ना तो शुद्धता के साथ लिख सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे जो रुचिकर बात है वह ये है कि
विभिन्न विषयों में हम देखते हैं कि वाणिज्य का विषय हो, विज्ञान का विषय हो, प्रौद्योगिकी का विषय हो, या मानविकी से संबंधित जो विभिन्न विषय हैं, उनमें जो एक विशेष प्रकार की शब्दावली का प्रयोग है, चलन है, वो एकदम धीरे धीरे हमारे सामने आता है और पाठक उनको बड़ी रुचि के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ पढ़ने का, अध्ययन करने का प्रयास करता है। तो प्रिय विद्यार्थी, आज के व्याख्यान की इस कड़ी को हम विराम देते हैं और अपने अंतिम व्याख्यान में इस खंड 2 की बची हुई जो शेष दो इकाइयां हैं, उसका समापन करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं के साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।